हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसी में आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 12। उससे पहले मैंने 11 चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इमारतें, चित्र और किताबें हमें क्या बताती हैं। देखिए, इन सारे चैप्टर्स में, जैसे पुराने चैप्टर में मैंने आपको बताया चैप्टर 11 में कि प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं या अभिलेख जो है वो हमें क्या बताते हैं, कौन कौन सी जानकारियाँ देते हैं पुराने राजाओं के बारे में, उनके कार्यकलाप के बारे में, उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। देखिए, इतिहास के बारे में अगर हमें जानना है तो मेन चीज़ यही आएगी कि हम कैसे जानेंगे। अगर आज आपसे कहा जाए आप 10 साल पहले की कोई बात बताइए तो आप नेट पे ढूंढना शुरू कर देंगे क्या हुआ था उस टाइम पे। तो आज आपके पास इतने स्रोत अवेलेबल हैं कि आप ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्रोत नहीं होते तो आप क्या करते, आप पुरानी जो चीज़ें हैं या कहीं पर कुछ लिखा हुआ है या किसी राजा ने जहाँ पर उनका शासन रहा होगा वहाँ पर जाकर आप कुछ ना कुछ चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यही होता है कि जो हमें पुराने टाइम के बारे में जानकारियाँ देते हैं। तो अब इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है हमें कि इमारतें और चित्र और किताबें हमें क्या बताया करते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ लौह स्तंभ के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण स्तंभ है ये, और हम सभी जानते हैं, जो लोग अगर दिल्ली से संबंधित हैं, दिल्ली में रह रहे होंगे तो जानते हैं इसके बारे में कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण दिखाता है। ये देखिए, इस तरीके का लौह स्तंभ है ये, और इसमें कभी भी, बहुत ही हैवी है, और दूसरी बात कभी भी इसमें जंग नहीं लगती है। इसकी जो ऊंचाई है 7.2 मीटर और इसका वजन जो है वो 3 टन से भी कहीं ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग कितने सौ साल पहले हुआ था, 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। इसके बनाने के समय जो जानकारी मिलती है इस पर अभिलेख से ही मिलती है, और इसमें बताया जाता है कि चंद्र नाम का एक शासक था। कौन था? चंद्र नाम का एक शासक था जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने बताया आपको, इतने साल से ये खड़ा है लेकिन इसमें कहीं पर भी जंग नहीं लगी है। तो ये बताता है कि किस तरीके से ये लौह स्तंभ को जो था वो बताया गया है। अब ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में अगर बात करें तो शिल्पकार जो हुआ करते थे वो कुशलता से नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों को देखने के लिए हमें मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है एक तरीके का टीला। ये टीला होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, कभी ये गोल होते हैं और कभी कभी बड़े और छोटे भी होते हैं। उन सब में बस लेके कुछ कुछ समानताएं भी होती हैं। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा डिब्बा सा जरूर रखा रहता है। इन डब्बों में युद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष भी रखे जाते हैं, जैसे कि दांत हो गया, हड्डी या फिर राख हो गई, या फिर उनके द्वारा उपयोग में की जाने वाली कोई चीज, या फिर कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जब आप आईएएस का मेंस एग्जाम देंगे कई बार इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है कि स्तूप कैसे होते हैं, क्या क्या उन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है अगर आपको। तो इनके ऊपर एक टीला होता था, बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उनमें गुम्मद नुमा ढांचे की तरासे हुए पत्थरों को ढक दिया जाता था। अभी आप इमेज देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखेगी, ये देखिए इस तरीके का यहाँ पर इमेज दिखाई जा रही है, थोड़ा सा ब्लर है, भी देखते हैं। तो अब स्तूपों की परिक्रमा करने के लिए जो चारों तरफ होता था स्तूप होते थे, उनकी परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। अगर स्तूप की परिक्रमा करनी है तो जो परिक्रमा करते थे उसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे, और इसको जो पूरा प्रदक्षिणा पथ था उसको क्या करते थे? एक रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। ये भी पूछा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये पॉइंट जो है ना, तोरण हो गया, रेलिंग हो गया, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अमरावती के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कभी एक भव्य स्तूप, बहुत ही सुंदर स्तूप हुआ करता था। लगभग 200 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर, मैंने आपको बताया था, पहाड़ियों को काटकर भी गुफाएं बनाई जाती थी और रहने के लिए लोगों को यहाँ पर जगह दी जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों के द्वारा भी सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदुओं के मंदिरों का निर्माण भी किया गया, जिसमें हो गया कि मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान को पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। अक्सर कर क्या होता था, गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता था। अगर इसमें देखा जाए तो दिखाने के लिए भितरकनिका, जो भीतर गांव है, जैसे मंदिरों को उनके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कार्य के लिए बहुत ही कठिन
कठिन और बहुत सावधानी से काम किया जाता था। ये देखिए एक सांची का महान स्तूप है। हम जानते हैं सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के टाइम पर किया गया होगा, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार का जो काम था वो बाद के काल में जोड़े गए होंगे। जरूरी नहीं कि एक साथ सारी चीजें बना दी गई हों, धीमे धीमे इनमें सारी चीजों का जो विकास था वो धीमे धीमे किया गया होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक मंदिर, ये देखिए यहाँ पर भीतर गांव का एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। ये इसमें ऊपर महाबलीपुरम के एकाश मंदिर के बारे में भी बताया जा रहा है। इनमें प्रत्येक मंदिर की विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश में कहा गया है। कई बार पूछा जाता है कि एकाश में जो है मंदिर वो कहाँ पर है या फिर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो एकाश में उससे बनाया गया है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उस समय पर कला देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी थी। उस समय के लोग बनाया करते थे, ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इतना सुंदर चीज़ों को बनाते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार भी होता था। यहाँ पर लोग क्या होते थे, यहाँ पर लोग इकट्ठा भी होते थे। अब मैप में अगर देखेंगे महाबलीपुरम और ऐहोल, जैसा कि मैंने आपको पिछले टाइम मैप में बताया था। अब देखिए यहाँ पर ये कितना सुंदर सा दिखाया गया है। ये सारी चीज़ों को कितने अच्छे से बनाया जाता था। अब देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब देखो स्तूप और मंदिरों की बात करी जा रही। स्तूप और मंदिर बनाने के लिए बहुत सारी स्टेजेस होती थी। ऐसा नहीं कि एक स्टेज में काम चला और शुरू हो गया और ख़त्म हो जाता था। इसके लिए धन भी खर्च करना पड़ता था। राजा रानी जो होते थे बनवाने का निश्चय किया करते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण पहले काम होता था भाई सामान लाया जाए तभी तो चीज़ें बनाई जाएंगी। तो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढते थे, शिलाखंडों को खोद कर निकाला जाता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किया जाता था कि किस तरीके से शिलाखंडों को वहाँ तक पहुँचाया जाए और फिर इन्हें काट छाट कर तराश कर इनको उनकी दीवारें हैं उनकी चौखटों पर, उनके फर्शों पर, छतों पर किस तरीके से लगाया जाए, तभी जाकर ये काम हुआ करता था। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम हुआ करता था। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया, जिसमें कमरों में प्रवेश द्वार दिखाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर जैन धर्म के जो भिक्षु थे वो वहाँ पर रहते थे। देखिए एक पूरी पहाड़ी हुआ करती थी ये, और पूरी पहाड़ी को काट कर, इस पहाड़ी को काट कर ये देखिए बनाए गए हैं। सारे दरवाजे भी दिख रहे हैं लोगों के आता कि आसानी से आ जा सके। अब इसमें इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। जो उस समय के मेन राजा हुआ करते होंगे वही दे पाएंगे, बाकी और कौन दे सकता था इनको। तो मंदिर या स्तूपों में आने वाले भक्तों को जो थे वो अपने साथ क्या लाते थे, उपहार भी लाते थे। उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार बनाने का खर्च दिया गया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लौ और सुनार, मतलब जिसके पास जिस जिस तरीके की चीजें हुआ करती थी वो लाया करते थे। तथा ऐसे स्त्री पुरुष भी इसमें शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंग और दीवारों पर भी खुदे हुए हैं। अब इन स्थानों को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चलती हैं। चित्रकला देखते हैं। चित्रकला में क्या है, अजंता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। यह वह जगह है जहाँ पर पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। मैंने बताया था ना आपको कि जो पहाड़ों में जो खोदी जाती थी गुफाएं, रहने के लिए जगह बनाई जाती थी, उनको क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। और इनको बहुत सुंदर सुंदर चित्रों द्वारा सजाया जाता था। अब चित्र सजाने के लिए यहाँ पर अंधेरे के लिए कुछ रोशनी भी करने की आवश्यकता होती थी, तो उस तरीके से बनाया जाता था। जो चित्र बनाए जाते थे 1500 साल पहले वो काफ़ी चमकदार होते थे, और चित्र जो थे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब रंग जो पौधे होते थे, रंगीन पौधे या फिर खनिजों से बनाए जाते थे, और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां इन पर की जाती थी। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरीके से पुस्तकों की दुनिया के बारे में क्या बातें पता चलती हैं। पुस्तकों से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दक्षिण के बारे में जो शासन किया राजाओं ने, वो हमें संगम साहित्य से पता चलता है। मौर्य काल के बारे में हमें पता चलता है मेगास्थनीज से और चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक से। तो इन सारी चीज़ों से धीमे धीमे सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकवियों की रचनाएं की गई हैं और उनके बारे में, स्त्री और पुरुष की जो वीरगाथाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने करी है, तो आपको पता होना चाहिए इलांगो नामक कवि, या फिर इसे आप नोट्स जहां पर भी लिखें जरूर लिख लें।
इनमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कनंगी की अपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनंगी पुहार छोड़कर कहाँ चले गए, मदुरै चले गए, जहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहर ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसे प्राणदंड दिया। इसके बाद कहा जाता है कि कनंगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, उस अन्याय का जो था उसके कारण उसे जो दुख हुआ था, उससे ज़्यादा उसे गुस्सा आया और उसने मदुरै शहर का पूरा क्या कर डाला था, विनाश कर डाला था। इस तरीके से इसमें बताया गया है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन द्वारा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेख जैसे कि कालिदास के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, विज्ञान शकुंतलम के बारे में, उनके नाटक के बारे में, ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण भी किस तरीके से होता था, जैसे कि यह हिंदू धर्म में जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। जैसे पुराण भी इसमें शामिल है। पुराण का जो अर्थ होता है मेन, वो होता है प्राचीन या पुराना। तो पुराणों में विष्णु, दुर्गा या फिर पार्वती जैसे देवी देवता थे, उनसे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में बताया गया। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी बताई गई हैं। इसके अलावा इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां बताई गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें आसानी से। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। हमें पता है कि महिलाओं को और शूद्रों को अनुमति नहीं थी कि वो वेद पढ़ सकें। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे, जैसा कि हमने इनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी सुनी हैं। और महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी भी हम जानते हैं। जो युद्ध हुआ था उसमें पुरु वंश के जो राजा थे, उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, उसी गद्दी को प्राप्त करने की वजह से ये किया गया था। इसमें जिस रूप में हम जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई। इसका माना जाता है कि पुराणों का पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किए थे। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में हमने अध्याय 10 में अभी जाना है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में, उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। इस स्टोरी के बारे में हम पूरा अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने फिर राज किया और वो जंगल में रहे, उसके बाद वो सारी कहानी तो हमें पता ही है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियों के बारे में देखें। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं की रचना करते थे और उन चीज़ों के बारे में बताते थे, नाटक लिखते थे, नाचते गाते थे। अपने मनोरंजन के जो भी साधन होते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। जातक कथाएं हैं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। इनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अब जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में बताया था कि संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने, और दिन और रात पृथ्वी के आसपास दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इन्होंने पूरा उसका साइंटिफिक रीज़न दिया। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और रोज़ डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो सोचिए खगोल शास्त्री कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे ये वहाँ पर उस समय पर आर्यभट्ट, जिन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और जो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण थी, क्या चीज़ें हमें क्या बताती हैं, बेसिकली यहीं से ये एक बेस क्रिएट करने वाली बात है कि इन चीज़ों से हमें पता चल सकता। आपसे अचानक कोई पूछ दे आप अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप यही चीज़ें बताएंगे ना कि कुछ हमें किताबों से पता चलता है, कुछ चीज़ें हमें अभिलेखों से पता चलती हैं, कुछ चीज़ें हमें सिक्कों से पता चलती हैं, कुछ चीज़ें हमें वहाँ के पुराना जो सामान उपयोग किया करते थे लोग, उनसे पता चलता है। तभी आप अपने पुराने इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।